नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग भूगर्भ विज्ञान और शैल तंत्र के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें खनिज के बारे में जानेंगे। खनिज की भौतिक विशेषताएं, खनिजों का वर्गीकरण, कुछ खनिज और उनके उपयोग, भूप्रपट्टी के प्रमुख तत्व और शैल। तो खनिज क्या है? तो पृथ्वी पर तत्व प्रायः अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, बल्कि सामान्यतः ये अन्य तत्वों के साथ मिलकर के विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज कहा जाता है। ठीक है। खनिजों को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है। खनिजों की एक व्यवस्थित परमाणु संरचना और निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण होता है। खनिज अधिकांशतः कितने भागों में इनको बांटा गया? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। खनिज क्या होते हैं? अधिकांशतः दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। कुछ खनिज जो हैं केवल क्या होते हैं? कुछ खनिज केवल एक तत्व से बने होते हैं, जैसे कि सल्फर, तांबा, चांदी और स्वर्ण आदि। गर्म गलित मैग्मा सभी खनिजों का मूल स्रोत है। जैसे ही पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होता है, खनिज क्रिस्टलों में परिवर्तित होने लगते हैं और खनिजों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला निर्मित होती है। खनिज जो है आमतौर पर संरचना में ठोस, क्रिस्टलीय और अकार्बनिक होते हैं। यहाँ कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज प्रकृति में कार्बनिक है और क्रमशः ठोस, तरल और गैस जो है गैसीय रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग खनिजों का वर्गीकरण देखेंगे कि खनिजों का वर्गीकरण जो है कैसे होता है। तो खनिज को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में क्या होगा? तो धात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु मौजूद होती हैं और इनको बहुमूल्य खनिज, लौह खनिज और अलौह खनिजों में भी बांट सकते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है? धात्विक खनिज में बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आएगा प्लेटिनम, स्वर्ण यानी कि सोना और चांदी इत्यादि। जबकि लौह खनिज में आएगा ऐसे खनिज में चुंबकीय गुण होते हैं, जैसे कि लोहा। ठीक है। अलौह खनिज यह क्या होता है? तांबा, सीसा, जस्ता या एल्युमिनियम आदि। ठीक है। अलौह खनिज के अंतर्गत तांबा, सीसा, जस्ता और एल्युमिनियम आता है। अधात्विक खनिज क्या होता है? तो इन खनिजों में किसी भी प्रकार के धातु के अंश मौजूद ही नहीं होते हैं, जैसे कि सल्फर, फास्फेट और नाइट्रेट्स। सीमेंट अधात्विक खनिजों जैसे कि चूना, पत्थर और कैल्शियम का मिश्रण होता है। इसमें सीमेंट क्या है? एक यह जो है अधात्विक खनिज है और यह किस चीज़ का कंपोजिशन मिश्रण होता है? तो ये चूना, पत्थर और कैल्शियम का मिश्रण होता है। ठीक है। खनिजों की भौतिक विशेषताएं के बारे में जानेंगे। क्या होती है खनिजों की भौतिक विशेषताएं? तो ये जो है खनिजों की भौतिक विशेषताएं क्रिस्टल, विदलन, विभंजन, चमक, रंग, धारिता, पारदर्शिता, संरचना, कठोरता, अपेक्षिक भार आता है। ठीक है। यह जो क्या है खनिज की भौतिक विशेषताएं हैं। क्रिस्टल में क्या होता है कि क्रिस्टल का स्वरूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था के द्वारा निर्धारित होता है, जैसे कि घनाकार, अष्टभुजाकार या षटभुजाकार इत्यादि। विदलन में क्या होता है? यह जो है एक या एक से अधिक दिशाओं में टूटने की प्रवृत्ति, जिससे कि एक अपेक्षाकृत समतल सतह का निर्माण होता है। ठीक है। इसको हम लोग विदलन कहते हैं। विभंजन किसे कहते हैं? विभंजन में क्या होता है कि आंतरिक अणुओं की जटिल व्यवस्था के कारण क्रिस्टल अनियमित तरीके से टूटता है, न कि विदलन तल के साथ। इसको हम लोग विभंजन कहते हैं। चमक क्या है? तो प्रत्येक खनिज में उसके रंग से इतर एक विशिष्ट चमक होती है। चमक जो है कई तरह की होती है, जैसे कि मेटालिक, रेशमी और ग्लासी इत्यादि। रंग क्या होता है? आंतरिक अणुओं की व्यवस्था के कारण कुछ खनिजों का अपना विशिष्ट रंग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैलाकाइट, चेल्कोपाइराइट इत्यादि। जबकि कुछ खनिजों में जो है रंग उनमें मौजूद अशुद्धियों के कारण होता है। धारियाँ क्या होती है? तो
धारियाँ भी एक विशेषता ही है खनिज का। इसमें क्या होगा कि यह किसी भी खनिज के पिसे हुए पाउडर का रंग होता है। कुछ खनिजों में क्या होगा कि यह खनिज के समान रंग का होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मेलाकाइट किस रंग का होता है? मेलाकाइट जो है हरा रंग का होता है और उस पर जो है धारियाँ भी हरे रंग की ही होती है। दूसरी ओर फ्लोराइट का रंग जो है बैंगनी होता है, जबकि इसमें धारियाँ कैसी होती है? धारियाँ जो है इसमें श्वेत होती है। कलर फ्लोराइट का बैंगनी होता है और इसमें धारियाँ श्वेत होती है, इनकी उजला सफ़ेद, ठीक है। पारदर्शिता और खनिजों की एक पारदर्शिता भी विशेषताएं हैं। इसमें क्या होगा कि आंतरिक संरचना के आधार पर खनिज प्रकाश के लिए पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी हो सकते हैं। इसको हम लोग पारदर्शिता कहते हैं। संरचना, इसमें क्या होता है? एक क्रिस्टल महीन, मध्यम या खुरदुरे पिसे हुए स्वरूप में हो सकते हैं। यह जो है खनिजों की भौतिक विशेषताएं। संरचना यह क्या होता है? एक क्रिस्टल महीन हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं, खुरदरे या पिसे हुए भी हो सकते हैं। ऐसी होती है खनिज की संरचना। कठोरता में क्या होगा कि सापेक्ष प्रतिरोध का चिन्हित होना। किसी भी सामग्री की कठोरता का निर्धारण करने के लिए 10 प्रकार के खनिज पैमाने का उपयोग किया जाता है, जैसे कि टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, टोपाज, कुरंडम और हीरा इत्यादि। आपेक्षिक भार, इसमें क्या होता है? आपेक्षिक भार में किसी दी गई वस्तु के भार और बराबर आयतन के पानी के भार के अनुपात को अपेक्षिक भार कहा जाता है। पहले वस्तु का भार हवा में और फिर पानी में मापा जाता है और इन दोनों भारों के अंतर को हवा में वस्तु के भार से विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग अपेक्षिक भार कहते हैं। अब हम खनिज के उपयोग क्या क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। तो फेल्डस्पार ये एक प्रकार का खनिज है, जो खनिज होता है, ठीक है। और यह इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? यह जो है कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम जैसे अन्य तत्वों के साथ एल्यूमिनो सिलिकेट की उपस्थिति वाला खनिजों का एक समूह होता है। भूप्रपट्टी का लगभग आधा भाग होता है आधा भाग जो किस चीज़ से बना होता है? भूप्रपट्टी का फेल्डस्पार से बना होता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। फेल्डस्पार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में और कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्वार्ट्ज खनिज क्या होता है? तो यह क्वार्ट्ज जो है रेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक होता है। इसमें सिलिका होती है और यह जल में अघुलनशील होता है। और क्वार्ट्ज का उपयोग कहाँ होता है? तो रेडियो और रडार में इसका उपयोग किया जाता है। पायरोक्सिन एक प्रकार का खनिज है और भूप्रपट्टी का लगभग 10% हिस्सा जो है पायरोक्सिन से बना होता है, ठीक है। आमतौर पर यह उल्का पिंडों में पाया जाता है पायरोक्सिन, ठीक है। एम्फीबोल क्या होता है? यह इनोसिलिकेट खनिजों का एक समूह है जो कि एक प्रिज्म क्रिस्टल बनाता है। इसमें हॉर्नब्लेड, टैलोमाइट, एस्बेस्टस आदि जैसे खनिज शामिल हैं। भूप्रपट्टी का 7% हिस्सा जो है इसी से बना है। इसका उपयोग एस्बेस्टस उद्योग में किया जाता है। माइका क्या होता है? तो माइका खनिज जो भी एक प्रकार का खनिज है जो कि भूप्रपट्टी का कितना % हिस्सा होता है? तो ये 4% हिस्सा होता है भूप्रपट्टी का, जो कि माइका से बना होता है, जिसमें कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा और सिलिका शामिल हैं, ठीक है। यह जो है कयांत्रित और आग्नेय शैलों में पाया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, ठीक है। ऑल्विन भी क्या है? एक प्रकार का खनिज है और यह क्या होता है? ऑल्विन यह बेसाल्टिक चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका इसके क्या है? प्रमुख घटक है। ऑल्विन के प्रमुख घटक कौन कौन है? मैग्नीशियम और सिलिका। और इसका उपयोग कहाँ होता है ऑल्विन का? तो ऑल्विन का जो उपयोग है आभूषण उद्योग में किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग भूप्रपट्टी के प्रमुख तत्वों के बारे में जानते हैं। क्या होता है भूप्रपट्टी के प्रमुख तत्व? यह क्या होता है कि भूप्रपट्टी जो है 98% मुख्य रूप से 8 तत्व, कौन कौन से तत्व हैं वो? ऑक्सीजन है, सिलिका है और एल्युमिनियम है, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से क्या होता है? मिल करके बना होता है, ठीक है। भूप्रपट्टी के ये जो है प्रमुख तत्व हैं कौन कौन?
ऑक्सीजन, सिलिका और एल्युमिनिया, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इस यह और जो है अन्य तत्व जैसे कि टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर और कार्बन, निकल आदि भी भूपर्पट्टी में पाए जाते हैं। लोहा जो है पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसके बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। केवल भूपर्पट्टी के संदर्भ में ऑक्सीजन जो है भूपृष्ठ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जिसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा आदि पाए जाते हैं। सेल क्या होता है? तो सेल जो है एक या एक से अधिक खनिजों का मिल करके बनती है। ठीक है, सेल किससे मिल करके बनती है? जब एक या एक से अधिक खनिज मिलते हैं तो सेल का निर्माण होता है। इसमें खनिजों का कोई भी निश्चित संगठन ही नहीं होता है। ये जो सेल कितनी कौन कौन सी, तो एक आग्नेय सेल होती है, एक औषधि सेल और एक क्रियांत्रित सेल होती है। इनके गुणों में जो है विभिन्नता भी पाई जाती है, यानी कि डिफरेंसेज भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो क्योंकि ये जो कठोर से लेकर के नरम भी होती है, गहरे रंग से लेकर के सफ़ेद रंग की भी होती है, और तथा अस्तरित से अस्तरहीन संरचना वाली भी होती है खनिज। ठीक है, इनके गुणों में फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ग्रेनाइट जो एक क्या है, एक प्रकार का कठोर सेल है, जबकि सेल खड़ी यानी कि सोपस्टोन क्या है, एक मुलायम सेल है। यानी कि ग्रेनाइट कठोर सेल है, सेल खड़ी क्या है, एक मुलायम सेल है। यानी कि कठोर से लेकर के मुलायम तक भी इसके गुण होते हैं। ठीक है, सेलों के विज्ञान को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यह जो है पेट्रोलॉजी सेलों की प्रकृति, उनमें खनिजों के संगठन, उनकी बनावट, उनकी संरचना, उनका जो रासायनिक गुण होता है तथा उनकी उत्पत्ति के अलावा अन्य सेलों के साथ इसके संबंधों का अध्ययन भी करता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर सेलों को निम्नलिखित वर्गों में भी वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर क्या होगा? सेल को भी बहुत से भागों में वर्गीकृत किया गया। बहुत से नहीं, मतलब 3 मात्र भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? एक हो गया आग्नेय सेल, दूसरा हो जाएगा हमारा औषधि सेल, और थर्ड क्रियांत्रित सेल है। आग्नेय सेल क्या होता है? तो आग्नेय सेल जो है, आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेलों के रूप में भी जाना जाता है। ये जो सेल तब बनती है जब मैग्मा और लावा ठंडा होने पर तो सतह पर या सतह के नीचे जम जाते हैं। कब बनती है? जब आग्नेय सेल क्या है कि प्राथमिक सेल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये तब बनती है जब मैग्मा, ठीक है, धरती के अंदर से जो मैग्मा और लावा निकलता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो सतह पर जम सकती है या सतह के नीचे भी जम सकती है। इसी को हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, आग्नेय सेल की विशेषताएं क्या क्या होती है? तो आग्नेय सेल की विशेषताएं हैं कि ये कठोर होती है, दानेदार होती है, क्रिस्टलीय संरचना होता है इनका, और इसमें जो है जीवाश्म या कोई अन्य तलछट नहीं पाई जाती। ठीक है, ये जो सेल है अपारगम्य होती है और इनके माध्यम से जल का रिसाव नहीं होता है। आग्नेय सेलों को उनकी बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो कि इसके कणों के आकार और संरचना पर निर्भर करती है। ठीक है, जब मैग्मा क्या होता है, जब मैग्मा गहराई में धीरे धीरे ठंडा होता है तो खनिज के कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सतह पर क्या होता है? आकस्मिक शीतलता होने पर महीन और चिकने कण बनते हैं। ठीक है, मध्यम आकार के कण मध्यवर्ती शीतलन स्थितियों के साथ बनते हैं। ठीक है, गठन के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल ये क्या होती है? तो ये जो है मैग्मा जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत गहराई पर जम जाता है, इसे प्लूटोनिक सेलों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अंतर्भेदी आग्नेय सेल में यह सामान्यतः बड़े खनिज कण होते हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे ठंडे होते हैं और वे बहिर्भेदी सेलों की तुलना में कम घने और हल्के रंग के होते हैं। अंतर्भेदी सेलों में क्या होता है? इन्हें आगे भी उपवर्गीकृत किया जा सकता है, किया गया है। कौन कौन से? प्लूटोनिक सेल, अधिवितलीय सेल और बैथोलिथ लैकोलिथ सेल। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि यह जो प्लूटोनिक सेल में ये सेल है पृथ्वी के बहुत ही अंदर मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनती है और इनके कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अधिवितलित सेल में क्या होता है कि इसमें जो है विशिष्ट संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं क्योंकि वे भूप्रपट्टी के आधार के ऊपर एक क्षेत्र में समेकित होती है। बैथोलिथ क्या होता है, ये जो है अधिक गहराई और बड़े क्षेत्र तक विस्तारित सेल हैं, ठीक है। लाइकोलिथ में क्या होगा, अवसादी चट्टानों की दो परतों के बीच एक अंतर्भेदी चादर होती है, इसको हम लोग ग्लाइकोलिथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, कोमाटाइट इत्यादि। बहिर्भेदी आग्नेय शैल यह क्या होता है, इसमें जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में आता है और सतह पर ठंडा हो जाता है तो यह जो है बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण करता है। इसी को हम लोग बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है महीन कण होते हैं क्योंकि तेज़ी से ठंडे होने के कारण इसमें क्रिस्टलीकरण नहीं होता है। भारत का जो है डक्कन ट्रैप बहिर्भेदी आग्नेय शैल का ही एक एग्जाम्पल है। यह बेसाल्टिक शैलों का क्षेत्र है, ठीक है। आग्नेय शैलों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। आग्नेय जो शैलें हैं इनको रासायनिक संरचना के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि अम्लीय शैलें, क्षारीय शैलें। अम्लीय शैलें क्या होती हैं, इसमें जो है सिलिका की मात्रा अधिकतम 80% तक होती है। यह जो अम्लीय मैग्मा तेज़ी से ठंडा होता है, ठीक है, ये इनकी विशेषता है। और इनमें लोहे जैसे भारी पदार्थों की मात्रा कम होती है और इस प्रकार के ये हल्के रंग के भी होते हैं। और जो अम्लीय शैलें होती हैं कठोर और अपक्षय प्रतिरोधी भी होती है। और अम्लीय शैलों जो है उच्च ज्वालामुखीय शंकु और पर्वत अम्लीय शैल हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है अम्लीय शैल का, तो ग्रेनाइट, फेल्सफर और क्वार्ट्ज इत्यादि। क्षारीय शैलें क्या होती है, क्षारीय शैलें तो इसमें सिलिका की मात्रा जो है कम होती है और इसलिए ये धीरे धीरे ठंडी होती है। और वो क्या था, अम्लीय शैलें जो है तेज़ी से ठंडी हो जाती है जबकि क्षारीय शैलें धीरे धीरे ठंडी होती है। इसमें भारी तत्व मौजूद होते हैं लेकिन इसलिए इसका रंग जो है गहरा होता है, ठीक है। क्षारीय शैलों की ये जो बहुत ही कठोर नहीं होती है और अपक्षय के प्रति इनमें कम प्रतिरोध होता है। पठार, ढाल और लावा ट्रैप क्षारीय शैलें हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेसाल्ट, गैब्रो आदि। क्या आप जानते हैं कि फेलिसिक सेल यानी कि सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम से समृद्ध होती है। फेसिक सेल क्या होती है, जो सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम से समृद्ध होती है। जबकि मैफिक सेल मैग्नीशियम और लोहे से समृद्ध होती है और यहाँ पे अल्ट्रा मैफिक सेल जो है मैग्नीशियम और लोहे की उच्च सांद्रता होती है, ठीक है। आग्नेय शैलों का महत्व, ये जो है ये धातु खनिज अयस्कों का मुख्य स्रोत है। ये शैलें उच्च आर्थिक मूल्य वाले खनिजों जैसे कि लोहा, तांबा, निकल, सीसा, जस्ता, हीरा आदि का स्रोत है। आग्नेय शैलों में क्या होता है, इन शैलों का अपना आर्थिक महत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए निर्माण सामग्री के रूप में ग्रेनाइट की अत्यधिक मांग होती है। एमिगडेल्स जो है बादाम के आकार के बुलबुले होते हैं जो कि गैसों के बाहर निकलने के कारण बेसाल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो है खनिजों से भी परिपूर्ण होते हैं। अवसादी शैलें, अवसादी शैलें जो है क्या होती है, तो अवसादी शैलें जो अपक्षयकारी कारकों के निक्षेपण और क्रमिक संघनन के कारण बनती है, ठीक है। अवसादी शैलों के निर्माण की प्रक्रिया को शिलीभवन या लिथिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, अवसादी शैलों के निर्माण की प्रक्रिया को शिलीभवन या लिथिफिकेशन के रूप में, ठीक है। भूप्रपट्टी का लगभग 75% जो भाग है अवसादी शैलों से बना होता है लेकिन इनका आयतन भूप्रपट्टी का केवल 5% होता है। शिलीभवन लिथिफिकेशन यह क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि शैलों को अपक्षयकारी कारकों के संपर्क में लाया जाता है और विभिन्न आकारों के टुकड़ों में विखंडित कर दिया जाता है। ऐसे विखंडों को बहिर्जनित कारकों जैसे जल, पवन,
द्वारा इनका संवहन और निक्षेपण किया जाता है। संघनन के माध्यम से ये निक्षेप शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। अवसादों शैलों की विशेषताएं, ये क्या होती है अवसादी शैलों की विशेषताएं? ये जो है परतदार शैलें हैं और ये परतें लिथिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण बनती है। इसमें जो है जीवाश्म जैसे बाह्य पदार्थ भी पाए जाते हैं और ये पारगम्य और छिद्रित भी होती है। कौन? अवसादी शैलों की ये विशेषताएं हैं कि ये परतदार शैलें हैं, परतें लिथिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण बनती है और जीवाश्म जैसे बाह्य पदार्थ भी पाए जाते हैं और ये पारगम्य और छिद्रित होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण। यांत्रिक रूप से निर्मित, यह क्या होती है? अपक्षय कारक जैसे कि जल, पवन, नदी, मूल शैल के भी खंड। शैलों को बनाने के लिए इन टुकड़ों को सिलिकेट खनिजों के द्वारा संबद्ध किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इत्यादि। इनमें जो है निम्न रूप से वर्गीकृत भी किया गया है। अवसादी शैलों को कितना वर्गीकरण किस में किया गया है? तो यह अर्नेशियस शैल, यह क्या होती है? अर्नेशियस शैल। तो ये आकार में विशाल होते हैं और इनकी छिद्रपूर्ण प्रकृति होती है। ये कठोर स्वभाव के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बलुआ पत्थर। अर्गिलेशियस चट्टानें, ये क्या होती है? तो ये शैल महीन कण वाली और मुलायम होती है, अभेद्य होती है, यानी कि जिसको विभेदित नहीं किया जाता उसको हम लोग अभेद्य बोलते हैं, और गैर छिद्रपूर्ण होती है। उन्हें जो है आसानी से अपक्षयित और नष्ट किया भी जा सकता है। किसे? अर्गिलेशियस चट्टानों को। इसका एग्जाम्पल है शैल। ठीक है। कार्बनिक रूप से निर्मित, जब पौधे और जानवरों के अवशेष मृदा में दब जाते हैं और उन पर उच्च तापमान और अधिक दबाव आरोपित होता है तो उनकी संरचना में परिवर्तन आता है, जिसके फलस्वरूप एक कार्बनिक शैल का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है कोयला, चूना पत्थर, चौक आदि। ठीक है। घटकों की मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण। घटकों की मात्रा के आधार पर भी शैलों का वर्गीकरण होता है। ठीक है। और ये है कैल्सेरियस शैल और कार्बोनेशियस शैल। इसमें क्या होता है? कैल्सेरियस शैल क्या होती है? इसमें जो है मुख्य घटक कैल्शियम होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है चूना पत्थर, चौक और डोलोमाइट। कार्बोनेशियस शैल में क्या होता है? इसमें मुख्य घटक कार्बन होता है। इसका एग्जाम्पल है कोयला। रासायनिक रूप से निर्मित, चट्टानें जो है तब बनती है जब रासायनिक विलयन में जल की मात्रा वाष्पित हो जाती है, जो घटक शेष रह जाता है वह शैल बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है चर्ट, पोटास और हेलाइट इत्यादि। अवसादी शैलों का महत्व, ये क्या होता है? ये वे प्राचीन भू परिदृश्य, जलवायु और पृथ्वी के अपरदन के इतिहास को संरक्षित करते हैं। जीवाश्मों की उपस्थिति से हमें समय के साथ जीवन के विकास का प्रमाण मिलता है। ये कोयला, शैल आदि जैसे ऊर्जा खनिजों का एक समृद्ध स्रोत होता है। अवसादी शैलों का यही महत्व है कि वे प्राचीन भूपरिदृश्य, जलवायु और पृथ्वी के अपरदन के इतिहास को संरक्षित करते हैं। जीवाश्मों की उपस्थिति से हमें समय के साथ जीवन के विकास का प्रमाण मिलता है। ये कोयला, शैल आदि जैसे ऊर्जा खनिजों का एक समृद्ध स्रोत भी होता है। ठीक है। ये है अवसादी शैलों का महत्व। कयांत्रित शैल क्या होती है? कयांत्रित शैल जो है, कयांत्रित चट्टानें तब बनती है जब पहले से मौजूद चट्टानें दबाव, आयतन और तापमान की क्रिया के कारण भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुजरती है, तब जाकर के कयांत्रित शैल का निर्माण होता है। कयांत्रण वह प्रक्रिया है जिसमें कि मूल समेकित शैल पुनः क्रिस्टलीकरण और पुनर्गठन से गुजरती है। इसका एग्जाम्पल है नीसाइड, ग्रेनाइट, सीनाइट, स्लेट, सिस्ट और मार्बल क्वार्टाजाइट। कयांत्रित शैलों की विशेषताएं क्या होती है? कयांत्रित शैलों की विशेषताएं, तो आमतौर पर कयांत्रित चट्टानें कठोर और अपरदन एवं अपक्षय के लिए प्रतिरोधी होती है। ठीक है। ये जो है विभिन्न रंगों की पाई जाती है। कुछ कयांत्रित शैल बैंडेड शैल होती है, उनमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया भी करती है। ये है कयांत्रित शैलों की विशेषता है। ठीक है। अब कयांत्रण कितने प्रकार का होता है? तो कयांत्रण दो प्रकार का होता है। एक गतिशील कयांत्रण होता है, एक उष्मीय कयांत्रण होता है। गतिशील कयांत्रण में क्या होगा कि इसमें रासायनिक गुणों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना विवर्तनिकी प्रक्रिया के द्वारा
चट्टानों को निचले स्तर पर ढकेल दिया जाता है। इससे क्या होगा कि दबाव बढ़ता है और सैलों का पुनर्गठन और पुनर्संरचना होती है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, नीश, क्ले, स्लेट और सिस्ट। ऊष्मीय आंतरण में क्या होता है कि तापमान के प्रभाव में सैलें पुनर्गठन और पुनः क्रिस्टलीकरण से गुजरती है। इसका एग्जाम्पल है इसको हम लोग ऊष्मीय आंतरण बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, कोयला से बनेगा ग्रेफाइट और एंथ्रेसाइट से बनेगा चूना पत्थर। नहीं, कोयला से बनता है ग्रेफाइट और एंथ्रेसाइट, चूना पत्थर से बनता है मार्बल, ठीक है। ऊष्मीय आंतरण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संपर्क आंतरण और एक होता है परदेशिक आंतरण। संपर्क आंतरण में क्या होता है कि जब सैलें ऊपर आते हुए गर्म मैग्मा और लावा के संपर्क में आती है तो उच्च तापमान में सेल का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान लावा से नए पदार्थ भी निर्मित होते हैं। इसको हम लोग संपर्क कायांतरण कहते हैं। परदेशिक आंतरण में क्या होता है? परदेशिक आंतरण में उच्च तापमान या दबाव या दोनों के साथ विवर्तनिक दबाव के कारण होने वाली विकृति से सेल का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, ठीक है। कायांतरित सेलों के प्रकार, ये क्या होते हैं? कायांतरित सेल के प्रकार ये जो है परतदार कायांतरण सेल और अप्रतदार कायांतरण सेल, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परतदार और अप्रतदार। परतदार में क्या होता है? परतदार कायांतरण में कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान परतदार या बैंडेड सेल निर्मित होती है। इसका एग्जाम्पल है नीश, फिलाइट, सिस्ट और स्लेट। अप्रतदार में क्या होता है? कायांतरण जो है सेल, इसमें निर्मित सेलें परतदार या बैंडेड नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग अप्रतदार बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्बल और क्वार्टजाइट। कायांतरित सेलों का महत्व। कायांतरित सेलों का क्या महत्व है? तो ये जो है स्लेट और संगमरमर महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है, इन्हीं से बनता है। कायांतरित सेलों से गार्नेट का उपयोग रत्न और अपघर्षण के रूप में किया जाता है, ठीक है। और टैलक का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, पेंट और स्नेहक में किया जाता है, ठीक है। एस्बेस्टस का उपयोग जो है रोधक और अग्निरोधक एजेंट के रूप में किया जाता है। ग्रेनाइट जो है एक आग्नेयशिला है और जब इसका कायांतरण होता है तो नीश में बदल जाता है। बेसाल्ट जो है आग्नेयशिला है और जब इसका कायांतरण होता है तो होम ब्लेंड में बदल जाता है। चूना पत्थर क्या है? एक अवसादी सेल है और जब इसका कायांतरण होगा तो मार्बल में बदलेगा। कोयला जो सेल है, यह अवसादी प्रकार का सेल है यह भी, और इसका जब कायांतरण होता है तो ग्रेफाइट या कोयला यानी एंथ्रासाइट कोयला में बदल जाता है। और जब बलुआ पत्थर क्या है? एक अवसादी सेल, और जब इसका कायांतरण होगा तो क्वार्टाइज में बदलेगा। और सेल या क्ले अवसादी सेल का जब कायांतरण होगा तो स्लेट या माइका शीट में बदल जाता है, ठीक है। सेल चक्र क्या है? तो यह जो है सेलों का निर्माण एक चक्रीय और सतत प्रक्रिया है, ठीक है। और सेल चक्र मुख्य रूप से प्लेट विवर्तनिक गतिविधि, अपक्षय और अपरदन प्रक्रिया के द्वारा संचालित होता है। सेल चक्र में निम्नलिखित जो है कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। एक होता है आग्नेय सेल का निर्माण, दूसरा अवसादी सेल का निर्माण और तीसरा कायांतरित सेल का निर्माण, अपक्षय, परिवहन और निक्षेपण। आग्नेय सेल के निर्माण में क्या होगा? सेल का पिघलना और उसका लावा के रूप में बाहर निकलना, जिसके बाद लावा का शीतलन और क्रिस्टलीकरण होता है, इसको हम लोग आग्नेय सेल बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। अवसादी सेल का कैसे निर्माण होता है? तो आग्नेय सेल जो अपक्षय और क्षरण से गुजरती है। ये अपक्षयित अवसाद लंबे समय तक दबाव में संकुचित होकर के अवसादी सेलें बनाते हैं, इसको हम लोग अवसादी सेल बोलते हैं, ठीक है। और जो कायांतरित सेल, ये क्या होती है? कैसे इसका निर्माण होता है कायांतरित सेल का? तो जब ये आग्नेय और अवसादी सेलें अंत में भूमि में गहराई में दब जाती है और वे उच्च तापमान और दबाव के संपर्क में आती है तो इसका कायांतरण हो जाता है। इस प्रकार से कायांतरित सेल का निर्माण होता है, ठीक है। इसको हम लोग कायांतरित सेल बोलते हैं। अपक्षय में क्या होता है? तो अपक्षय में
अपक्षय के कारण भी शैल चक्र बनते हैं। तो आग्नेय अवसादी और कयांत्रित शैलें जो है अपक्षय से गुजरती है। वे भू आकृति कारकों जैसे कि जल, पवन, लहरें आदि की क्रिया से खंडित हो जाती है। अपक्षय के कारण भी शैल चक्र का निर्माण, ये भी एक शैल चक्र ही है। ठीक है। परिवहन चक्र में क्या होता है कि अपक्षयित अवसाद को वर्षा जल धाराओं, नदियों और पवन के द्वारा उनकी उत्पत्ति से दूर के स्थानों तक पहुंचाया जाता है। और निक्षेपण में क्या होता है, निक्षेपण में कैसे शैल बनते हैं, तो ये अवसाद मृदा और सिंक के साथ संबंध हो जाते हैं और अवसादों की एक परत बन जाती है। इसके बाद यह निक्षेपित होकर के अवसादी शैल बनाती है और उच्च तापमान पर कायांतरण शैलें पिघल जाती है और मैग्मा का निर्माण करती है। यह मैग्मा आग्नेय शैलों का निर्माण करते हुए उपयुक्त परिस्थितियों में और अधिक निक्षेपित हो जाता है और क्रिस्टलीकृत हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से निक्षेपण के द्वारा भी शैलों का निर्माण होता है। ठीक है। इस प्रकार यह प्रक्रिया जो है एक शैल चक्र के रूप में जारी रहती है। थैंक यू, धन्यवाद।